हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट बी में यूनिट नंबर 5 जो है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग विन्स ब्रिज भी कहते हैं, विन्स ब्रिज कहते हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में इसी यूनिट के दो और टॉपिक को बता चुके हैं। पहला टॉपिक था आपका ग्रोथ एंड डीके इन आरएल सर्किट और दूसरा टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उसके टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्लास के लिए। इस क्लास में हम लोग ब्रिज को देखेंगे। अब चूंकि हमारे पास कई डीसी ब्रिजेस भी होती हैं, एसी ब्रिजेस होती हैं, तो बेसिकली हमको आपके इस वाले यूनिट में एसी ब्रिजेस को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 में वीन्स ब्रिज और लेक्चर नंबर 3, और ये वीडियो आपकी यूट्यूब के लिए है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे और अगर आपको लेक्चर्स के टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और साथ ही साथ और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आपका पहले विन्स ब्रिज को समझना है। तो ब्रिजेस, पहले ब्रिजेस हम क्यों पढ़ते हैं? ब्रिजेस हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे ब्रिजेस हमारे हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। किस कंडीशन में? जब हमको अननोन इंडक्टेंस निकालना हो, ठीक है। अगर कोई इंडक्टर लगा है, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो अननोन इंडक्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किस ब्रिज की सहायता से? जैसे आपका मैक्सवेल ब्रिज हो गया, ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज हो गया और आपके शेयरिंग ब्रिज हो गए, ठीक है। ये सारे ब्रिजेस क्या करते हैं? आपके इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। और साथ ही साथ जो आपका कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? विन्स ब्रिज का यूज करते हैं, डी साउटी ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये सभी ब्रिजेस जो होती हैं हमको अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ब्रिजेस हमको किस लिए आवश्यकता होती है ब्रिजेस को पढ़ना? क्योंकि हम किसी सर्किट में कैसे हम लोग अननोन कैपेसिटर या कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस को निकाल पाए, ठीक है, इंडक्टेंस को निकाल पाए, ठीक है। तो यही था इसमें। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैलेंस कंडीशंस के भी बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा व्हीट स्टोन डीसी ब्रिजेस में आपने पढ़ा होगा, जो आपके डीसी ब्रिजेस होते हैं, एक मिनट, जो आपके डीसी ब्रिजेस होते हैं, डीसी ब्रिजेस में जैसे आपका व्हीट स्टोन ब्रिज याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में या 11th में, आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, ठीक है। और एसी ब्रिजेस आपके व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया और इसमें केल्विन्स ब्रिज होता है। तो ये सभी ब्रिजेस आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब एसी ब्रिजेस में अब हम लोग क्या करेंगे? एसी ब्रिजेस की हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे? अननोन इंडक्टेंस और अननोन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एसी ब्रिजेस आपको इंडक्टेंस निकालने के लिए अलग ब्रिजेस होती हैं और कैपेसिटेंस निकालने के लिए अलग ब्रिजेस होती हैं। तो उन्हीं कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो ब्रिजेस होती हैं उन्हीं में से हम लोग आज एक विन्स ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एसी ब्रिजेस, अब इसके बाद बात करते हैं इनके जनरल कंडीशन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल होता है, एक बैलेंस कंडीशन होता है जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज से आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो आपका यहाँ पे बैलेंस कंडीशन होता है Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z4 Z3 Z4, ठीक है। तो ये एक बैलेंस कंडीशन होता है। यही बैलेंस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? सभी ब्रिजेस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले
कोई भी ब्रिज अगर अननोन कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, अननोन इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट को, वो जो आपका ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज को पहले बैलेंस कंडीशंस में लेके आएंगे। ठीक है। अब एसी ब्रिजेस में एक डिटेक्टर यूज किया जाता है, जैसे आप आगे देखेंगे, या तो मैं चलिए आगे ही बता दूंगा। ठीक है। तो एसी ब्रिजेस में हम लोग डिटेक्टर का यूज करते हैं या हेडफोन का यूज करते हैं, जो कि आपको क्या बताती हैं, हेडफोन डिटेक्टर क्या बताते हैं कि सर्किट हमारा बैलेंस कंडीशन में है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजेज को एक बैलेंस कंडीशन में लाते हैं, मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड करवाते हैं। जब ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं तब हम लोग अननोन कैपेसिटर या अननोन इंडक्टर को, इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कंडीशन में दिखा दे रहा हूं, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे बस केवल पूछा जाएगा एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन व्हील्स ब्रिज विथ इट्स सर्किट डायग्राम। ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन बस केवल आपके नॉलेज के लिए है। तो देखिए बैलेंस कंडीशन, देखिए यहाँ पे द व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू एसी नेटवर्क। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौन सा सोर्स लगा है, एसी सोर्स लगा है, तो ये एसी नेटवर्क है। इन एसी नेटवर्क इंपीडेंस इज यूज्ड प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस। मैंने बताया है कि क्यों आपका इंपीडेंस यूज होता है रेसिस्टेंस के लिए, क्योंकि आपका जो इंपीडेंस होता है ये एसी के चेंजेस को रोकता है, और आपका रेसिस्टेंस क्या करता है, केवल करंट के, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। ठीक है। तो इस तरीके फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो हम लोग यहाँ पे एसी ब्रिजेस में हमेशा क्या यूज करेंगे, इंपीडेंसेस यूज करेंगे। ठीक है। Z1, Z2, Z3, Z4 एंड द नल पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हेडफोन और डिटेक्टर। अब डिटेक्टर और हेडफोन क्यों लगाए जाते हैं ब्रिजेस में, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिटेक्टर क्या करते हैं, अगर डिटेक्टर क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। डिटेक्टर क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर अगर आपका ब्रिज कंडीशन बैलेंस कंडीशन में नहीं होता है, अगर आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं होता है, उस समय ये जो हेडफोन, अगर आप हेडफोन लगाए हैं या डिटेक्टर को ले लेते हैं, तो डिटेक्टर जो होता है वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जब डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ठीक है। तो डिटेक्टर, एज अ डिटेक्टर हम लोग एसी नेटवर्क्स में, एसी ब्रिजेस में हम लोग हेडफोन को यूज कर सकते हैं, और ये हेडफोन क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमको पता, अगर हमको एक नॉर्मल साउंड, अगर हमारे इस सर्किट में साउंड बंद हो जाता है तो जिससे हमको पता चल जाएगा, कोई भी नॉइज अगर हेडफोन में नहीं आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। तो हेडफोन या डिटेक्टर क्यों यूज किया जाते हैं एसी ब्रिजेस में, आपको यहां से पता चल गया होगा। ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस कंडीशन। हाँ, बैलेंस कंडीशन में देख लेते हैं, इस सर्किट को पूरा हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ लगाइए, यहाँ पे भी किरचॉफ्स लूप लॉ इस तरीके से लगाइए। अब देखिए इन दोनों लूप्स को सॉल्व करेंगे और जो हमारा बैलेंस कंडीशन मिलने वाला है वो Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z2 बाई Z4 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन प्रूव भी कर सकते हैं आप, यहां पे मैं एक बार दिखा दिया हूं बस केवल आपके नॉलेज के लिए। ठीक है। तो अब अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ और केवीएल लूप लॉ PQSP और QRSQ में। ठीक है। अब लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे PQSP। अब यहां पे देखिए PQSP में हम लोग क्या करेंगे, लूप लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का लूप लॉ इस तरीके से हमने अप्लाई किया, तो हमको पता है कि सारे यहाँ पे जो सोर्सेस होते हैं वो एक साइड रहते हैं, और जो सारे आईआर रहते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू जो आईआर मिलता है वो आपके एक साइड रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे इस लूप में तो कोई सोर्स नहीं है, इस लूप में तो कोई भी सोर्स नहीं प्रेजेंट है, तो ये सोर्स यहाँ पे जब प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे सोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे Z1
और I1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो Z1 I1 हो जाएगा। यहां पे देखिए जो डिटेक्टर में जो करंट आता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिटेक्टर का इंपेडेंस होता है वो ZD से दिखाया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Z1 I1 ID ZD के बराबर हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे जो I2 का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और इस लूप का डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये लूप जो बना हुआ है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ये अपोजिट है। तो यहाँ पे I2 Z2 वाले पार्ट में हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने आता ही होगा आपको, मैं एक कंफर्म मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे Z1 I1 ZD ID, यहाँ पे ZD आपका नीचे रहेगा सब इस तो यहां पे ZD ID हो गया माइनस Z2 I2 इक्वल टू 0, यहां पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे लूप में अगर हम लोग अप्लाई करें अपने किरचॉफ्स लूप लॉ को, तो देखिए क्या आएगा, यहां पे क्या निकल के आएगा, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से हमारा लूप है, और यहां पे देखेंगे I3 Z3 होगा, फिर यहां पे क्या होगा, यहाँ पे I3 Z3 होगा, और हाँ यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो I4 होगा वो I4 का डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड रहेगा ना, यहाँ पे I4 जो होगा वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I3 Z3 हो गया, और यहाँ पे Z4 I4 के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे ID ZD आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, तो Z3 I3 आ गया, ZD ID आ गया, माइनस Z4 I4 के बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, व्हेन दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ये ब्रिज आपका बैलेंस होगा, द करंट थ्रू द डिटेक्टर मस्ट बी 0, जो करंट होगा डिटेक्टर के थ्रू वो क्या होगा, 0 होगा। ये अभी मैंने बताया ना कि जब हेडफोन इसलिए लगाया जाता है कि हम बैलेंस कंडीशन में, अगर आपका सर्किट बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो वो हेडफोन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है। तो अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो हेडफोन में कोई भी साउंड नहीं आएगा, तो यहाँ पे ID इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे Z1 I1 इक्वल टू Z2 I2 और Z3 I3 इक्वल टू Z4 I4 हो जाएगा। व्हेन ID इक्वल टू 0, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ KCL एट Q यस, और Q या यस पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ID इक्वल टू 0 किरचॉफ्स करंट लॉ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इंपेडेंसेस हैं यहाँ पे I1 I3 और यहाँ पे I1 I4 के बराबर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे नाउ अप्लाइंग दीज वैल्यूज ऑफ करंट इनटू इक्वेशन एंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट Z1 by Z2 इक्वल टू Z2 by Z4 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन है वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे I3 रहेगा, ठीक है, I3 I4 के बराबर रहेगा, यहाँ पे I3 I4 के बराबर रहेगा, और यहाँ पे I1 I2 के बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे I1 I2 के बराबर रहने वाला है, ठीक है। एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, I1 I2 के बराबर रहेगा, I3 I4 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो I1 I2 के बराबर, तो I1 I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और I3 इक्वल टू I4 रख देंगे तो I4 से I4 कैंसिल आउट, तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z2 बाई Z4 के बराबर ये इक्वेशन आपका
निकल जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज द जनरल बैलेंस कंडीशन। हालांकि इसको प्रूफ करना नहीं है, बस केवल आपको समझना था कि ये कैसे वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, बैलेंस कंडीशन कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस कंडीशन आप देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है वीन्स ब्रिज। अब वीन्स ब्रिज क्या करता है, एक अननोन कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू नोन कैपेसिटर। कोई कोई हमको सर्किट है, कोई आपका ब्रिज है, उसमें एक नोन कैपेसिटर प्रेजेंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए, बिल्कुल इजी है, कोई भी आपका टफ नहीं है, एकदम इजीली। यहां पे देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, देखिए एक एसी सोर्स है, यहां पे एक आर्म पे क्या लगाना है, यहां पे एक C1 कैपेसिटर लगाया है हमने, फिर एक R1 रेसिस्टेंस आया है। ठीक है, अब हमको पता है कि R1 यहां पे यूज तो नहीं होगा, क्योंकि एसी सोर्स है, तो यहां पे इंपीडेंस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और हमको पता है कि इंपीडेंस और रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, R प्लस जे एक्स। ठीक है, एक्स आपका क्या है, रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो जेड का हमको ये रिलेशन हमको पता है, तो उससे हम लोग जो आपका रेसिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक्स ही यूज होगा। क्या है, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कैपेसिटर लगा है सर्किट में, तो कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर आपका इंडक्टर लगा है सर्किट में, तो रिएक्टिव इंडक्टेंस आपका यूज होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आइए पढ़ते हैं, यहां पे इसका स्टेटमेंट आप क्या लिखने वाले हैं, वीन्स ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ एन अननोन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ स्टैंडर्ड नोन कैपेसिटर। ठीक है, किसी नोन कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में हम किसी अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, वीन्स ब्रिज। अब देखिए, अब इसको सर्किट डायग्राम में, आप सर्किट डायग्राम यहां पे आप चाहे तो स्टेटमेंट में केवल इतना लिखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिखिएगा, फिर यहां पे आप इसको हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, यहां पे सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे आप अप्लाई करके लिख के फिर उसके नीचे ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली आप फिगर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए, इसी फिगर को हम लोग फिर से किरचॉफ्स लॉ से अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे, जब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिगर के बारे में बताया गया है, ब्रिज आर्म जो PQ है, हैव कैपेसिटर C1। यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, C1, और C1 ही आपका क्या है, C1 ही आपका क्या है, अननोन कैपेसिटर, अननोन कैपेसिटर। ठीक है, C1 किसी किसी बुक में यही कैपेसिटर केवल C से दिखाया जाता है, तो यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पे C1 से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C1 आपका अननोन कैपेसिटर है, और C2 जो है नोन कैपेसिटर है, नोन कैपेसिटर, नोन कैपेसिटर। ठीक, अब यहां पे अब देखिए, अब इसको हम लोग किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशंस निकालेंगे। उन दोनों इक्वेशन को फिर हम लोग जो हमारा बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशंस में रखेंगे, और बैलेंस कंडीशन में रखने के बाद यहाँ पे लूप लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बैलेंस कंडीशन पहले से ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन में सारी वैल्यूज को रख देंगे, और हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम हो गया आपका, अब यहां से आपका प्रूफ शुरू होता है। चलिए आइए यहां से प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ठीक है, अब यहां पे वी नो द जनरल बैलेंस कंडीशन, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बैलेंस कंडीशन बता दिया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम जनरल बैलेंस कंडीशन जानते हैं एसी ब्रिजेस का, क्या होता है, Z1 by Z2 और Z3 by Z4।
Z1 बाई Z3 इक्वल टू Z2 बाई Z4 के बराबर होता है। ये आपका बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे Z1 बाई Z2 और Z3 बाई Z4 होता है। सॉरी, यहाँ पे Z1 बाई Z3 और Z2 बाई Z4 है आपका, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक मिनट, बैलेंस कंडीशन आपका है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं या तो आप दोनों को अप्लाई करिएगा, ठीक है। आप चाहें इस वाले बैलेंस कंडीशन को अप्लाई करें या तो इस वाले फॉर्मूले में रखें, दोनों से आपका रिजल्ट जो है सेम आने वाला है, ठीक है। Z3 बाई Z4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया गया है, चेंज करके लिखा गया है। Z1 के नीचे आपका Z3 लिखा गया है। देखिए इसी फॉर्मूले को कैसे चेंज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे Z3 को नीचे लेके आया गया है, Z1 बाई Z3 लिख दिया गया है, और Z2 को यहाँ पे भेज दिया गया है, तो Z2 बाई Z4। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एंड द वैल्यूज ऑफ ऑल इम्पिडेंसेस आर एज फॉलो। अब हमको सभी इम्पिडेंसेस पहले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपकी वैल्यूज दी गई है। तो पहले इसको रेसिस्टेंस सॉरी इम्पिडेंस के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो Z1 पे देखिए, Z1 वाले लाइन पे जहां पे R1 प्रेजेंट है उसी जगह Z1 भी आएगा। तो Z1 की वैल्यू क्या आएगी, किसके किसके ऊपर, एक रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और उसके साथ साथ ये जो C1 अननोन कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Z का फॉर्मूला जानते ही हैं। Z का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, R प्लस क्या होता है, X, यहाँ पे J रहेगा JXC। यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर है इसलिए XC लिखा, और XC की जो वैल्यू होती है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो फॉर्मूला होता है 1 बाई J ओमेगा C के बराबर होता है। अगर यहाँ पे C1 है सर्किट में तो यहाँ पे C1 कर देंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, एक्सेल की वैल्यू जो होती है वो J ओमेगा L के बराबर होती है। तो अगर मैं इंडक्टिव अगर अननोन इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये वाला रिएक्टेंस वाला फॉर्मूला रखूंगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर वाला, तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस 1 बाई J ओमेगा C1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस वाले आर्म में देखेंगे हम लोग, PQ वाले आर्म में देखेंगे तो यहाँ पे अननोन कैपेसिटर C1 और यहाँ पे R1 लगाए, तो इसलिए हमने क्या किया, R1 और C1 यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Z2 की वैल्यू लिखिए, Z2 वाले आर्म की वैल्यू लिखिए। यहाँ पे Z2 वाले आर्म में क्या लगा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे Z2 वाले आर में R2 आपका रेसिस्टेंस है, और रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा C2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे R2 प्लस 1 बाई J ओमेगा C2 हो गया। अब इसी तरीके से Z3 में केवल R3 लगा हुआ है, ठीक है। Z3 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे R3 बस लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे Z3 इक्वल टू R3 हो जाएगा, ठीक है। और Z4 इक्वल टू R4 यहाँ पे वैसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठा के Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट कर देना है, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे सारी वैल्यूज को। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब क्या करेंगे, R1 प्लस 1 बाई J ओमेगा C1 अपन R3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 प्लस 1 बाई J ओमेगा C। यहाँ पे Z2 की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या रखा गया है, Z1 की वैल्यू। तो Z1 की वैल्यू यहाँ पे R1 प्लस 1 बाई J ओमेगा C। यहाँ पे Z1 बाई Z3 की वैल्यू क्या है, R3 है। फिर यहाँ पे Z4 की वैल्यू, अब यहाँ पे Z2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R2 रहेगा, R2 रहेगा प्लस 1 बाई J ओमेगा C2, ठीक है, अपॉन R4 आपका उसी तरीके से। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, R4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और R3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए R1 R4 यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो R1 R4 आएगा,
फिर उसके बाद R4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो R4 बाई जे ओमेगा C1 आ जाएगा, ठीक है। और R2 R3, अब यहाँ पे देखिए R2 R3 हो जाएगा और यहाँ पे R3 बाई जे ओमेगा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, इसको ध्यान से करिएगा, गलती ना हो, क्योंकि अगर आपकी एक भी वैल्यू चेंज होगी तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू निकालनी है तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेंगे, दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। जे आपका यहाँ पे जे का यूज किया गया है, जो आप कंप्लेक्स क्वांटिटी पढ़े होंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। कंप्लेक्स क्वांटिटी को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहां पे i की जगह यहां पे क्या यूज किया गया है, j को यूज किया गया है, बस इतना सा अंतर है। जो j है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे i की जगह यहाँ पे j यूज किया गया, तो अब रियल पार्ट आपका R1 R4 R2 R3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों इक्वेशन से यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। तो पहले रियल पार्ट को R1 R4 इक्वल टू R2 R3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से जो बैलेंस कंडीशन R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 जो बैलेंस कंडीशन हमारे सर्किट का होता है, जो डीसी ब्रिजेस का होता है, वो हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से अब इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को या तो R1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। R1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को देखिए यहाँ पे इक्वेट किया गया है, तो यहाँ पे जो आपका J होगा वो आपका हट जाएगा दोनों साइड से, तो R4 बाई जे ओमेगा C1 था, तो यहाँ पे R4 बाई ओमेगा C1 लिखा जाएगा और R3 बाई ओमेगा C2 लिखा जाएगा, और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से C1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, C1 इक्वल टू R4 बाई R3 C2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका, क्या निकल गया, अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटी निकल गई विथ रिस्पेक्ट टू नोन कैपेसिटर, विथ रेस्पेक्ट टू। अगर यहां पे नोन कैपेसिटर नहीं रहेगा तो ये वैल्यूज आपकी नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वी कैन अचीव बोथ द बैलेंस कंडीशन इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4। जो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4 है, यहां पे इक्वेशन 3 है आपका, इक्वेशन सेकेंड, हाँ, यहां पे बैलेंस कंडीशन हम लोग मेजर कर सकते हैं अल्टरनेटिवली वेरिंग, किसको वेरी करके C2 एंड R4 को, और until the detector shows zero response, C1 and R3 can be calculated from equation 4 and equation 3। हम C1 and R3 को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से इक्वेशन से, थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है। तो ये हो गया वेन्स ब्रिज, ये आपका वेन्स ब्रिज कंप्लीट हो गया। इसके कुछ एडवांटेज, हाँ, पावर फैक्टर जानना बहुत जरूरी है, पावर फैक्टर ऑफ द अननोन कैपेसिटर। जो पावर फैक्टर होता है, देखिए पावर फैक्टर जो होता है वो आपका एक रिलेशन होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू रियल पावर, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। तो जो सर्किट में पावर कंज्यूम हो गई है उसी को अपेरेंट पावर कहते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही पावर फैक्टर कहलाता है। और द पावर फैक्टर फॉर अननोन कैपेसिटर जो होता है cos phi इक्वल टू R1 बाई Z के बराबर होता है। जो पावर फैक्टर एवरेज पावर फैक्टर जो होता है IRMS और ERMS, इस तरीके से फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ERMS cos phi के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले से पावर फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इससे हमारी उस सर्किट की एफिशिएंसी पता लगती है कि हम इसको, पावर फैक्टर अगर आपका कम है, अगर पावर फैक्टर आपका कम होता है, अगर कम पावर कंज्यूम होगा किसी सर्किट में, मतलब वो सर्किट ज्यादा एफिशिएंट है। और
मतलब जो कैपेसिटर है वो आपका बेटर रहेगा, ठीक है, कैपेसिटर के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर आपका यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं cos फाई आर बाई जेड से। cos फाई की वैल्यू जो होती है आर बाई जेड होती है, यहां से आर बाई जेड, यहां पे आर बाई जेड न लिख के आर वन बाई जेड लिखा गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है जिसमें आपका अननोन कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पे कौन सा रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे R1 बाई जेड लिखेंगे। अब जेड जो है वो आपका कैसे निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है, मॉड R1 बाई मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, क्या करते हैं, हमारे पास जेड की वैल्यू पता होती है कि क्या होता है, आर प्लस यहाँ पे जे एक्स सी के बराबर होता है। अगर मॉड ऑफ जेड निकालना है तो इसी का अंडर रूट करके दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं और जे स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहां से आर स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर बाई एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही वैल्यू देखिए आर वन स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर C1 है अननोन कैपेसिटर, तो यहाँ पे C1 का स्क्वायर, तो पावर फैक्टर जो होता है वो इतने के बराबर होता है। नाउ इफ अगर R1 बहुत बहुत छोटा हो जाए किससे, इस टर्म से, ठीक है, ये इससे मतलब इसको ऐड करने से इस टर्म में कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको 0 मान लेते हैं, तो ये 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C1 का स्क्वायर आपका किस में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये R1 जो है 1 बाई ओमेगा C1 से बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, R1 बहुत बहुत छोटा है, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R1 बाई, यहाँ पे इसको हम लोग R1 को 0 मान लेंगे, R1 को 0 मानेंगे तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं तो R1 बाई 1 बाई ओमेगा C1 हो जाएगा, और ओमेगा C1 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो R1 C ओमेगा C1 हो जाएगा, ठीक है, R1 ओमेगा C1 के बराबर हो जाएगा, ओमेगा C1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 ओमेगा C1 कैसे आया आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये हो गया इसका पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर निकल के आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर द वैल्यूज R1 एंड C1 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है R1 और C1 उससे कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वेशन 4 से, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ होता है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 ओमेगा एंड C1 इक्वेशन 5 में, अगर R1 और C1 और ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर मिल जाएगा ऑफ द अननोन कैपेसिटर का पावर फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। जितना ही स्मॉल पावर फैक्टर होगा बेटर इज द कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हो गया पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। द बैलेंस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजिली एंड सिंपली, इट इज यूज्ड टू मेजर द वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत ही वाइड रेंज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं कुछ, यहाँ पे आपका वेन्स ब्रिज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये था आपका वेन्स ब्रिज। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस क्लास में मैंने जो भी नोट्स बनाया है, अगर आपको इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस, सेमेस्टर एग्जाम की टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में ज्वाइन हुई है, इस क्लास का आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। आपको जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं उनके सारे के फ्री पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं एक और चीज बता देता हूं, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। जो भी बच्चे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में हैं
और बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के कोर्सेस अगर कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे एक नवोद्भव बैच लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू उनको सारे सब्जेक्ट, जो भी 3 सब्जेक्ट होंगे, जैसे बीएससी मैथ की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी होंगे, इन तीनों को केवल मात्र आपको 1499 वन टाइम पेमेंट करना है और इसमें आप एनरोल्ड हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी इसी प्रकार से, और लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा। यूनिट वाइज आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक यूनिट खत्म हुआ, जो उस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1-to-1 मेंटोरशिप, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट टीचर से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के लेक्चर में। आप लोग जल्दी 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 एनरोल्ड हो जाइए, इसी प्रकार से हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।